हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ इंडियाज लॉन्ग रोड द सर्च फॉर प्रॉस्पेरिटी बाय मिस्टर विजय जोशी। और टुडे वी आर डूइंग द पार्शियल रिफॉर्म मॉडल। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसका पॉलिटिकल बैकड्रॉप, और अब थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे इस लेक्चर में। ग्रोथ सिंस 1980, 1980 से ग्रोथ क्यों हुई, कितनी हुई, इस बारे में ब्रीफ डिस्कशन है, बहुत डिटेल नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपको डिक्टेट कर लिखते चलिए साथ साथ, और फिर उसको समझाते हुए चलेंगे। लिखिए, फ्रॉम द लेट 1970 onwards from the late 1970 onwards there was a clear contrast between East Asian countries success and Indian फेलियर। 1970 तक आते आते क्लियर हो गया था, ईस्ट एशियन जो है वहां पे है, लिखी जा रही है सक्सेस स्टोरी, और इंडिया में फेलियर है। ठीक है, 1980 में जब मिसेस गांधी वापस री इलेक्ट होकर आती हैं तो वो बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लेकर आती हैं, और उसके बाद उनके असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जी भी उन्हीं बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज को प्रोसीड करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। From 1980s when Mrs. Gandhi got re-elected, there was a clear sign that Congress government enacted some business friendly measures, ठीक है, उन्होंने कुछ बिजनेस फ्रेंडली मेजर्स वहां पे लेना स्टार्ट किए। द लिबरलाइजेशन विच वाज स्टार्टेड बाय मिसेस गांधी एंड फर्दर्ड बाय मिस्टर राजीव गांधी वाज हेजिस्टेंट। थोड़ा सा संकोच लेते हुए वो लोग इसमें बढ़ रहे थे, क्योंकि अल्टीमेटली अब से पहले इंडिया का जो इंक्लिनेशन था वो एकदम लेफ्ट की तरफ था। अब मार्केट की तरफ जाना थोड़ा सा उनको लग रहा था, हेजिटेशन थी, संकोच था। वॉज हेजिस्टेंट, पीस मील, टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे, एंड मोर बिजनेस फ्रेंडली देन मार्केट फ्रेंडली। मार्केट इकोनॉमी के लिए बहुत फेवरेबल नहीं था, हाँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए थोड़ा सा वो आसानी सुविधाएं दे रहे थे। ठीक है, बट इट वर्कड, क्योंकि इससे पहले तो हम बहुत ही, ऑथर का कहना है सर ये, इससे पहले तो हम ऐसी सिचुएशन में जहां हम इससे पहले जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा गलत थी, ऐसा ऑथर का कहना है। बट इट वर्कड बिकॉज इंडिया वाज देन फार इनसाइड द एफिशिएंसी फ्रंटियर ड्यू टू मिसगाइडेड पास्ट पॉलिसीज। तो जो पहले की जो पास पॉलिसी थी वो मिसगाइडेड थी, उसकी वजह से हम एक बहुत बड़े एफिशिएंसी फ्रंटियर के अंदर थे, हमें तो ऊपर एफिशिएंसी की तरफ बढ़ना ही था। ठीक है जी, टुगेदर विद अ साइजेबल फिस्कल एक्सपेंशन। अब देखिए, फिस्कल एक्सपेंशन भी हुआ, और यहाँ पर ये बात आपको याद दिला दें कि उस समय गवर्नमेंट ने IMF से लोन लिया था। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, ड्रॉट था, ऑयल मार्केट प्राइसेस थे, ऑयल प्राइस राइज था, तो गवर्नमेंट ने IMF से लोन लिया था, और फिस्कल एक्सपेंशन भी किया था पब्लिक बोरिंग करके। तो लोन की वजह से फिस्कल एक्सपेंशन ज्यादा हुआ था, और मैंने बताया था कि इट हैड सीड्स ऑफ इट्स ओन डिस्ट्रक्शन। तो उसमें जब आप लोन लेके कोई काम करते हैं तो बहुत ज्यादा लोन लगा लेते हैं, तो उसमें बहुत खतरा है, रिस्क है। अच्छा जी, बट इट वर्क बिकॉज इंडिया वॉज देन फार इन साइड द एफिशिएंसी फ्रंटियर ड्यू टू मिसगाइडेड पास पॉलिसी। लिख लिया आपने। Together with a sizable fiscal expansion, it led to a rise in the growth rate. To 5.6%. Growth rate of 5.6%. In 1980s. देखिए, 1980 से पहले ग्रोथ रेट क्या होता था? 3.5%। अब 1980s में क्या ग्रोथ रेट आ रहा है? 5.6%। साइजेबल है। ठीक है, तो इस वजह से कुछ इकोनॉमिस्ट कहने लगे कि जो मनमोहन सिंह जी ने जो रिफॉर्म किया था उसकी जरूरत नहीं थी,
उससे पहले भी तो 5.6% ग्रोथ मिल ही रहा था। तो ये जो एकदम से ओपन इकोनॉमी के कंसेप्ट को ले आए, ये इंडिया के लिए सही नहीं, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। लेकिन ऑथर कहते हैं ये क्रिटिसिज्म सही नहीं है। ठीक है, दिस स्पीडिंग अप ऑफ ग्रोथ, this speeding up of growth which occurred before major reforms of 1990 has led some commentators to criticize the reforms of 1990s। भाई पहले ही अगर इतनी ग्रोथ मिल रही थी तो फिर इस रिफॉर्म्स की क्या जरूरत थी। बट अकॉर्डिंग टू द ऑथर दिस क्रिटिसिज्म इज नॉट करेक्ट। क्यों? उसका रीजन क्या है? नंबर वन, अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, वो बोलते, मैंने बताया भी आपको कि आपने लोन ले रखा था, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चला रहे थे लोन लेकर। ठीक है, ये मेजर कॉज था। अ मेजर contributory cause of the fast growth in 1980s was over expansionary fiscal policy and foreign borrowings। ओवर एक्सपेंशन एक तो कारण था, क्या? ओवर एक्सपेंशनरी fiscal policy and foreign borrowings। ये इसकी वजह से आपको ग्रोथ रेट नजर आ रहा था। ठीक है, एंड दिस वाज अराउंड द फिस्कल डेफिसिट was around 5% of GDP in 1970s। The fiscal deficit was around 5% of GDP in 1970s and it rose to 8% of GDP in 1980s। जो 70s में फिस्कल डेफिसिट 5% था जीडीपी का, 1980s में आके कितना हो गया? 8% हो गया। बहुत बड़ा है सर, 8% बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है जी, एंड सो दिस, और उसके बाद आगे 10% तक चला गया एंड फर्दर टू 10% टुवर्ड्स द एंड ऑफ डिकेड के खत्म, 80s का डिकेड खत्म होते होते 10% ऑफ जीडीपी फिस्कल डेफिसिट था इंडिया का। बहुत बड़ा नंबर है सर। दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन वाज मैनिफेस्टली अनसस्टेनेबल। सर उधार लेकर लंबे समय, आप उधार लेते जाएंगे लंबे समय तक नहीं चल सकते। दिस काइंड ऑफ एक्सपेंशन वाज मैनिफेस्टली अनसस्टेनेबल। ठीक है, तो इसी वजह से आगे क्राइसिस भी आया फिर। इट वाज मैनिफेस्टली अनसस्टेनेबल। और दूसरा है जो रिफॉर्म थे वो बड़े हेजिस्टेंटली वो रिफॉर्म्स कर रहे थे, हाफ हार्टेडली कर रहे थे, इसलिए उनको कहते हैं ऑथर के वो रिफॉर्म्स शैलो थे। सेकंड रीजन क्या रहते हैं? सेकंड लिखिए, रिफॉर्म्स इन 1980s वर वेरी शैलो। रिफॉर्म्स in 1980s वर वेरी शैलो। बहुत मार्केट फ्रेंडली रिफॉर्म्स नहीं किए थे गवर्नमेंट ने उस समय, सिर्फ बिजनेस फ्रेंडली थे। कुछ बिजनेसेस को आप सपोर्ट दे रहे थे। ठीक है, अच्छा, अब अगर 91 में हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ली है वो नहीं ली होती तो ये जो रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट है खत्म हो गया होता 90s में आते आते। और 1991 में जब हम एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस गए और इंडिया को लोन लेना पड़ा, वहां पे एक मौका लगा इंडिया को स्ट्रैटेजी चेंज करने का। इंडिया ने स्ट्रैटेजी चेंज करी। इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट से निकलकर कैपिटलिज्म की तरफ उसने मूवमेंट शुरू की। द क्राइसिस ऑफ 1991, आगे लिख सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से, द क्राइसिस ऑफ 1991 provided the occasion for a more decisive change of strategy। अगर क्वेश्चन आता है ना ग्रोथ सिंस 1980 के ऊपर, तो उसके आंसर्स में लिख रहे हैं सभी। प्रोवाइडेड द ओकेजन फॉर ए मोर डिसाइसिव चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी। अब आप किसी से लोन लेंगे ना सर,
तो वो शर्त लगाएगा ना, आपको ऐसे ऐसे करना है। आईएमएफ से लोन लोगे तो आईएमएफ आपको शर्त लगाएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आपको अपनी इकोनॉमी में ये चेंजेस करने, ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, तब लोन देंगे हम आपको। ठीक है। एज ए पार्ट ऑफ द स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम, as a part of the stabilization program, India borrowed from the IMF. India borrowed from the IMF because no loans would have been provided without the promise of structural adjustment. जब तक आप स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करेंगे कोई लोन क्यों देगा आपको। और देखिए उसी समय, यही वो समय था जब यूएसएसआर खत्म हो, कंट्री डिसॉल्व हो गई थी, अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज बन गई थी, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से भी कम्युनिज्म खत्म हो गया था, चाइना भी मार्केट इकोनॉमी को वेलकम कर रहा था। तो इंडिया अकेले ही क्यों सोशलिस्ट रह जाता फिर, जब सारी दुनिया से सोशलिज्म जा रहा था तो इंडिया अकेले सोशलिस्ट रहकर क्या करता। ऑल्सो दिस वॉज द टाइम व्हेन वर्ल्ड had changed, communism had collapsed in the Soviet Union and Eastern Europe। ठीक है जी, Eastern Europe। So a program of reform more radical than anything attempted in the previous decade was initiated in July 91 by Narasimha Rao government। एकदम रेडिकल, आप एकदम लेफ्ट से मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में थे इंडियन इकोनॉमी, एकदम मार्केट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा। और इन रिफॉर्म्स का मेजर थ्रस्ट किस बात पे था, जो गवर्नमेंट कंट्रोल्स उनको कम करना है। कंट्रोल्स कहाँ है, ट्रेड में है, इंडस्ट्री में है, फाइनेंस में है, उनको कम करना है। और इकोनॉमी में मार्केट ओरिएंटेशन बढ़ाना है, मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करना है। और उसके बाद पता चला इंडिया तो कंट्री है ऐसे लोगों की जिनके पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बहुत ज्यादा हैं। लोगों ने अपने छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए, उससे पहले तो कुछ ही नाम थे, टाटा, बिरला, श्रीराम ग्रुप, ऐसे कुछ नाम होते थे। उसके बाद लोगों ने दिखाया कि देखो हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं और हम बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। उससे पहले परमिट राज के चलते, लाइसेंस राज के चलते लोग बिजनेस करना ही नहीं चाहते थे। इतनी तो फॉर्मेलिटीज थी जो पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए लोग बिजनेस नहीं कर पाते थे। लिबरेशन के बाद लोगों ने इंडिया में दिखाया गवर्नमेंट को कि देखो हम बिजनेस कर सकते हैं, बस हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की आवश्यकता है। लिखिए, द थ्रस्ट ऑफ द रिफॉर्म्स was to roll back controls in trade, industry and finance, thereby increasing the market orientation of the economy। ठीक है जी। quantitative import controls on capital goods and raw materials were abolished। Import controls on capital goods and raw materials were abolished। Import tariffs were slashed। Investment licensing was scrapped in most industries, and significant moves were made to open up the economy to foreign direct and portfolio investment। देखिए, पेप्सी, कोका कोला उसी जमाने में इंडिया में आई है। ठीक है। और जितने भी आप ब्रांड्स आजकल फॉरेन ब्रांड्स देखते हैं, इंडिया में नहीं होते थे पहले, सब इंडिया में डोमेस्टिक गुड्स ही लोग यूज करते थे। उसके बाद फॉरेन कंपनीज ने इंडिया आना स्टार्ट किया। क्या किया गवर्नमेंट ने, देखिए क्या कहा,
एक तो जो इंपोर्ट कंट्रोल से वो हटा दिया भाई, अगर इंपोर्ट कोटा लगा रखा गवर्नमेंट ने, हटा दिया या कम कर दिया धीरे धीरे। इंपोर्ट कंट्रोल्स abolished। इंपोर्ट टैरिफ स्लैश्ड, इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगाया, कम करो। इंपोर्ट टैरिफ स्लैश्ड, कम करो इंपोर्ट टैरिफ को। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट के लिए लाइसेंस चाहिए, हटाओ, कोई लाइसेंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाइसेंस चाहिए था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लाइसेंस चाहिए था, हटाओ, इस लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट लाइसेंस स्क्रैप्ड। तो बड़े मेजर मूव थे, बहुत रेडिकल मूव थे। और इकोनॉमी वाज मेड ओपन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, जिसके लिए आजकल आप सुनते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बोलते हैं ना मोदी जी, मेक इन इंडिया। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आइए पैसा लाइए, हमारी कंट्री में बनाइए। ठीक है, अच्छा। और इसके इफेक्ट्स बड़े स्पेक्टेकुलर थे, बहुत स्पेक्टेकुलर। द इफेक्ट्स, आगे लिखिएगा, द इफेक्ट्स वर फेयरली स्पेक्टेकुलर। The effects were fairly spectacular. Liberalization boosted productivity growth after an initial period of pain. शुरुआत में देखिए, जब भी कोई नई चीज आती है थोड़ा सा कष्ट होता है, शुरू में कष्ट हो, फिर उसके बाद बहुत स्पेक्टेकुलर रिजल्ट्स आए। Numerous old style conglomerates, कंपनीज कह सकते हैं अगर आप conglomerates ना कहना चाहिए, numerous old style corporates जैसे मफतलाल, श्रीराम, बिरला, got swept aside as more nimble startups showed how business could be done। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्ट हुई उस समय, उससे पहले तो कुछ ही थे, टाटा, बिरला, रियाज, अंबानी। उसके बाद बहुत सारी कंपनी स्टार्ट हुई, उन्होंने दिखाया एंटरप्रेन्योर्स ने कैसे बिजनेस किया जाता है। और बहुत सारी कंपनीज का जो रिटर्न ऑन कैपिटल था उनकी कॉस्ट से भी ज्यादा था, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा थी उसलिए। इन ड्यू कोर्स मेजोरिटी ऑफ कंपनीज began to deliver a return on capital that exceeded its cost, तो उस वजह से क्या होगा, कॉस्ट से ज्यादा तो रिटर्न दे रहे हैं वो। सो कॉर्पोरेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड शार्पली। ठीक है जी। फॉर 10 years आफ्टर 1993 के बाद 10 years तक ग्रोथ वॉज 6% per annum, substantially above the 5.2% rate achieved in the previous 10 years। 80s से 90s में कितनी थी, 5.2%, और 93 के बाद 10 साल तक कितनी थी, 6%। 6% तो सर ज्यादा है 5.2% से, तो इन पॉलिसीज का हमको फायदा मिला। और उसके आगे फॉर 8 years फ्रॉम 2003 देयर वाज ए फर्दर एक्सेलरेशन इन जीडीपी। इसको इंडियन ग्रोथ स्टोरी के गोल्डन पीरियड के तौर पर जाना जाता है। There was further acceleration GDP to a super fast growth rate of 8.5% per annum। 2003 से लेकर 2011 तक 8.5% का ग्रोथ रेट सर, 8.5%, वर्ल्ड में नंबर 1 इंडियन ग्रोथ रेट उस समय। ठीक है जी। और इसी वजह से हम एक बड़ा अच्छे मोमेंटम में थे, इस वजह से जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008-9 का, उसको झेल गए। ठीक है। This was so even though the period included 2008-9, the year in which global financial crisis broke। तो 8-9 का पीरियड जो था इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, उसको भी हम झेल गए, हम क्योंकि मोमेंटम में थे। ठीक है जी।
अच्छा, तो एक बहुत और एक बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट था वर्ल्ड का भी उस समय। वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मेजर क्राइसिस नहीं हुआ 2003 से 2011-12 के बीच में, इसलिए भी हमारी ग्रोथ अच्छी रही। मगर उन रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा रोल था, जो रिफॉर्म्स 91 से स्टार्ट हुए थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल था इस सारी कहानी के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। अब भैया जब भी कोई गुब्बारा फूलेगा तो फटेगा तो सही ना। अब जब ग्रोथ इतनी तेज भाग रही है तो गिरेगी भी। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो फिर उसके बाद नीचे भी तो आना ही पड़ेगा। 11-12 के बाद बबल बस्ट हो गया। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि उसकी बहुत बड़ी वजह क्या थी कि यूपीए 2 के जो आखिरी के 2-3 साल थे उसमें बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। स्कैंडल्स ही स्कैंडल्स, रोज एक नया स्कैंडल सामने आता था। आज ये स्कैंडल हो गया, कल वो स्कैंडल हो गया, इतने हजार करोड़ का ये स्कैंडल, उतने हजार करोड़ का वो स्कैंडल। सरकार अपनी इमेज बचाने में लग गई थी और किसी भी पॉलिसी पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो उसको उस टाइम को बोलते थे पॉलिसी पैरालाइसिस। गवर्नमेंट के सामने एक प्रॉब्लम है, पॉलिसी पैरालाइसिस। गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट अपनी इमेज बचाने में लग गई। इसी वजह से जो ग्रोथ स्टोरी है उसको थोड़ा सा ब्रेक लगा। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, फाइनली द बबल बस्ट, द बबल बस्ट, द proximate cause of the slowdown, proximate cause of the slowdown from 11-12 was a collapse of corporate investment. This was to some extent a natural consequence of the need to deleverage after the over borrowing of the boom years. जब बूम ईयर्स हुआ था फर्म्स ने बहुत ज्यादा बोरिंग की थी। बोरिंग लेने को लीवरेजिंग कहते हैं। अब डीलीवरेजिंग करनी है उनको, उन लोन्स को रिपे करना है, प्रॉफिट कमा लिया, पैसे वापस कर रहे हैं। बट देयर वाज आल्सो अनदर रीजन, जो मैंने बताया अभी आपको, देयर वाज आल्सो अनदर रीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट फेमाइन। दिस वाज soaring from the investment climate caused by governance failures हो रहे थे। The government was involved in major scandals and scams whose exposures led to a period of policy paralysis. पॉलिसी पैरालाइसिस था, सरकार कुछ फैसला नहीं ले पा रही थी। क्या बोलते हैं हिंदी में, किंग कर्तव्य विमूढ़, कुछ ऐसे बोलते ना। आप कुछ डिसीजन लेने की हालत में नहीं है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या करें। क्योंकि जब तक किसी और बात के बारे में सोचते, एक स्कैम सामने आ जाता है। आज ये घोटाला हो गया जी, कल वो घोटाला हो गया जी, परसों वो घोटाला हो गया। सच या झूठ जब न्यूज आती है तो उसमें लगता है भाई हो गया, वाकई में हो गया। ठीक है, एक और रीजन था इन्फ्लेशन। अनदर रीजन फॉर crumbling of investment was worsening macroeconomic outlook. Inflation was around 10% a year, for 6 years from 2008. ठीक है जी, तो ये इस वजह से एज ए रिजल्ट हाउस होल्ड सेविंग्स वर डाइवर्टेड टू गोल्ड। अब जब चीजें महंगी होती, लोग क्या कहते हैं, सोना खरीदो। जब उनको कहीं विश्वास नहीं होता, सोना खरीदने लग जाते हैं। और इंडिया तो गोल्ड प्रोड्यूसर है नहीं सर, इंडिया तो गोल्ड इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है। जितना ज्यादा यहाँ के लोग सोना खरीदेंगे उतना हमारे को फॉरेन करेंसी में पे करना पड़ेगा, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे उतने ज्यादा, उतना हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो as a result household savings were diverted to gold and current account deficit widened to dangerous level of 4.5%. current account deficit widened to dangerous level of 4.5%. तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो इतना जान लो, सोना नहीं खरीदना है, हमको सोना नहीं खरीदना है। क्योंकि जब हम सोना खरीदते हैं तो हमारी कंट्री के ऊपर उसका बर्डन बढ़ता है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड बॉन्ड्स खरीद लो, गवर्नमेंट के गोल्ड बॉन्ड्स हैं, सेम प्रॉफिट मिलेगा जो वहां मिल रहा है।
हाँ, ब्लैक मनी नहीं एब्जॉर्ब कर सकते लोग, अक्सर गोल्ड में ब्लैक मनी लगाते हैं, ब्लैक मनी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वाइट मनी अगर आपके पास है और होनी भी चाहिए, तो आपको गोल्ड अगर खरीदना है तो गोल्ड बॉन्ड्स खरीदिए। हार्ड जब हम गोल्ड खरीदते हैं, मेटल खरीदते हैं, तो उससे हमारी कंट्री पे प्रेशर पड़ता है, वो पड़ा। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था 4.5% पे चला गया। 11 12 और 12 13 के पीरियड की बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट वाज क्लियरली नॉट सच टू इंस्पायर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इंस्पायर नहीं कर पाई गवर्नमेंट, और इस वजह से हमें ये जो डाउन टर्न है इसको फेस करना पड़ा। ठीक है जी, तो ये टॉपिक हुआ। अब इसके आगे हम एक और टॉपिक है पॉवर्टी इनइक्वालिटी, और फिर डेटा दिखाएंगे आपको, डेटा क्या था, टेबल्स हैं कुछ, वो आपके साथ करेंगे डिस्कस। राइट, यहाँ पर आकर ये हमारा टॉपिक हो जाता है जी समाप्त। ठीक है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे, द पार्शियल रिफॉर्म मॉडल ग्रोथ सिंस 1980, टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। राइट, ओके जी, थैंक यू।